नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। जी हां, हमारे साथ हैं जर्नलिस्ट, ऑथर, फाउंडर, एडिटर ऑफ महानगर टाइम्स गोपाल शर्मा जी। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। एक बहुत लंबा वक्त है, 4 दशक का अगर हम माने जर्नलिज्म में। कैसे इस विषय को चुना, इस क्षेत्र को आपने चुना? क्यों लगा आपको कि आप इसी क्षेत्र के लिए बने? नहीं, मतलब स्टूडेंट लाइफ के बाद में और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद में 2 ही रास्ते थे। या तो सार्वजनिक क्षेत्र में जाकर के राजनीति में हिस्सा लिया जाए और या कोई ऐसा काम किया जाए जो ईमानदारी से किया जा सके। तो राजनीतिक क्षेत्र में करने में आय की बहुत बड़ी बाधा थी कि कहाँ से काम पैसा कमाएंगे। तो ये था कि कोई नौकरी करनी है और संजोग ऐसा बैठा कि उसी समय श्री भैरव सिंह शेखावत जी से संपर्क हुआ, श्री कर्पूर चंद जी कुलिस से संपर्क हुआ और कुलिस जी ने कहा, दूसरे दिन पत्रकार बन गया। कौन से सन से शुरुआत हुई थी? 85 की बात है। 85 की बात है। और विषय क्या आपकी रुचि का रहा है? क्योंकि पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र होते हैं, कोई किसी एक्सक्लूसिव जर्नलिज्म। एक्सक्लूसिव जर्नलिज्म, जी। जैसे राजस्थान में पहला जो मेरे को काम करने का मौका मिला वो 87 में दिवराला सती प्रकरण के समय मिला और संजोग से उस समय दुनिया भर के जर्नलिस्ट वहाँ लगे हुए थे और मेरी शुरुआत थी। लेकिन इस तरह से विषय को देखने की कोशिश की कि जिससे सामाजिक समरसता भी कायम हो, घटना की जो विद्रूपता है वो भी सामने आए और एक सौहार्द का वातावरण बने। और चूंकि राजस्थान में उस समय पत्रिका न केवल नंबर 1 थी बल्कि पत्रकारिता का पर्याय थी, चैनल्स वगैरह थे नहीं। बिल्कुल। तो उस भूमिका को बखूबी निभाने का सौभाग्य मिला और हर संकट का मुकाबला करते हुए उसको निभाया। 37 साल बहुत लंबा वक्त होता है, 4 दशक लगभग हम मान लें तो। आपने बताया भी कि कैसे इसमें आना हुआ, लेकिन अहम सवाल तो ये कि इस अब तक के सफ़र को आप कैसे देखते? कैसा आपका सफ़र रहा? किस तरह की चुनौतियों का आपने सामना किया है? क्योंकि आसान उस वक्त भी पत्रकारिता नहीं थी। नहीं, उस समय से लेकर के अब तक मैं तो लगातार सक्रिय हूँ। इसमें कुछ पुस्तक लेखन वगैरह का विषय और जुड़ गया है साथ में जी। तो जिस दिन से पत्रकारिता में शामिल हुए उसी दिन से ये सोचा हुआ था कि हम कर्तव्य के मार्ग के ऊपर चल रहे हैं और इसमें हमको बिकना और झुकना नहीं है और इसका जीवन भर पालन किया है। दूसरी चीज़ ये थी कि जान की जोखिम को मौके के ऊपर देखा नहीं जाता है। तो कब गोली चल रही है, कब जान जा सकती है, कब जैसे हमने कोई एक दीवार से दूसरी दीवार पर कूदे और बाद में पता चला कि नीचे तो 6 मंजिल है। तो ये सब उस समय एहसास नहीं होता। एक तरह से देखा जाए तो मैंने यही महसूस किया कि जैसे सीमा पर फौज का जवान खड़ा होता है वैसे ही एक जर्नलिस्ट खड़ा होता है। जर्नलिस्ट के खतरे भी उसी तरह दिन रात के होते हैं। हम किसी घटना की गंभीरता में जाएं तो सभी लोग उससे खुश नहीं होते। तो उस समय तो चुनिंदा लोग हुआ करते थे सब चीज़ों के, तो उन सब के खतरे भी रहते थे, लेकिन कभी ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं आती थी क्योंकि हम किसी काम में लगे हुए हैं। लगातार आपने जैसे शुरुआत की और कई जोखिम भरे कवरेज भी आपने किए, लेकिन इस बीच आप कई रेपुटेड पोजीशन पर भी रहे हैं जहां पर आपकी जिम्मेदारी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ऐसा कि राजस्थान पत्रिका में जब मैं ट्रेनी जर्नलिस्ट था जी। तब भी मुझे उस तरह का प्यार मिलता था जो सबसे सीनियर जर्नलिस्ट को मिल सकता है संस्थान की तरफ से। लेकिन आप यंगेस्ट थे, बहुत मैं यंगेस्ट में ही था। जैसे माणक अलंकरण मिला तो वो आज तक उससे कम उम्र वाले को नहीं मिला है। तो ये प्रभु की कृपा है और काम के प्रति लगन की बात है। जैसे जब माणक अलंकरण मिला तो उसके दूसरे दिन चूंकि मुख्यमंत्री उसमें नहीं आए थे भैरव सिंह जी, तो उन्होंने समानांतर कार्यक्रम रखा और उसमें सारे मंत्री मौजूद थे, उसमें कुलिस जी भी मौजूद थे, देश के सबसे बड़े पत्रकार राजेंद्र माथुर जी आए हुए थे, वो भी मौजूद थे। लेकिन मेरे लिए वह एक सामान्य सा विषय था क्योंकि हम तो एक काम में लगे हुए हैं। हमारा जो काम है वो ये है कि किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, कोई परेशानी में है, उसको कैसे हम अपनी भूमिका से न्याय दिलवा सकते हैं। तो न तो घर का अभाव, न सत्ता का प्रभाव, ये सब कोई मायने उस समय रखता नहीं था। लेकिन एक अहम बात ये भी, 2002 के बाद हम अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगातार आप लिखते रहे हैं। नए नरेंद्र का उदय आपने पहले ही बता दिया था 2002 के बाद, जिस तरह से उनकी शुरुआत और सफ़र आगे बढ़ता रहा। 2014 के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री बने उससे पहले ही आपने कह दिया कि मोदी ही पीएम।
ये आकलन आपका कैसा रहा है? क्या उस दौरान जो रिपोर्टिंग रही या जो फीडबैक मिले, जो आपने तस्वीरें देखी, उस आधार पर आपने सब कहा? 1991-92 में मैंने एकता यात्रा को कवर किया, जिसमें 1.5 महीने तक मोदी जी साथ थे। तो मैं उनकी संगठन क्षमता को उसमें देख रहा था, उनके साहस को देख रहा था, हिम्मत को देख रहा था। और 99 में जब महानगर टाइम्स को शुरू हुए थोड़ा ही समय हुआ था, तो मोदी जी जयपुर आए थे। तो वो महानगर टाइम्स के कार्यालय में भी आए। उसके पहले जब मैं पत्रिका में रिपोर्टर था, तो भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो शायद रिक्शे से ही आए थे, तो पत्रिका के कार्यालय में भी आए मिलने के लिए। और मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सा मैं अपनी न्यूज़ पूरी कर लेता हूँ, क्योंकि उस समय केवल यही था कि शाम का काम हमारा है तो अपने करने का है। तो मोदी जी के साहस को, उनकी दृढ़ता को, उनकी नेतृत्व क्षमता को, उनकी संगठन निष्ठा और संगठन क्षमता, इन सब को लगातार देखते रहे। और फिर जैसे वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद में भूकंप आया, उसका उन्होंने जिस तरह से मुकाबला किया, इसके बाद में उन्होंने गोधरा के बाद जब दंगे हुए, उसमें उन्होंने जिस तरह से एक शासक की भूमिका का निर्वाह किया, जो भले ही लोगों को नहीं समझ में आया हो, लेकिन बाद की रिपोर्टें, कोर्टों के निर्णय, और उस समय राज्यपाल बने, उन्होंने महसूस किया, नवल किशोर शर्मा जी यहाँ के, तो उससे लगा कि इनके अंदर एक अतिरिक्त क्षमता है जो दूसरों में नहीं है। उसी दौरान गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए, तो विधानसभा के चुनाव में लोगों ने वाजपेयी जी और आडवाणी जी की मांग नहीं की, जबकि वो प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि हमको तो मोदी जी चाहिए। तो मेरे को लगा कि ये बीजेपी के अंदर पीढ़ी का परिवर्तन है और नरेंद्र मोदी जी देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आ रहे हैं, और धीरे धीरे ये पुख्ता होती चली गई लगातार। इसलिए कहा नए नरेंद्र का उदय। बिल्कुल। महानगर टाइम्स की बात करते हैं, आपने जैसे जिक्र भी किया कि पीएम भी यहाँ पर आए थे। ये ख्याल कब आया कि अपना खुद का अखबार निकालना चाहिए, महानगर टाइम्स का उदय हुआ? ये जिस दिन मेरे को राजस्थान पत्रिका में चीफ रिपोर्टर बनाया गया, और उस समय भी मतलब 97 के अंदर 25,000 रुपये अच्छी सैलरी होती थी, और उससे कई गुना का ऑफर, कई गुना का मतलब 3 गुना 4 गुना तक का ऑफर मेरे पास दूसरे समाचार पत्र से मौजूद था। पत्रिका का बहुत ज़्यादा विश्वास था, बहुत ज़्यादा विश्वास था। तो मेरे मन में ये आया कि एक संस्थान जिसमें हम बच्चे के रूप में काम करते हैं, जो माँ की तरह से हमारे बढ़ाने में योगदान करता है, उसको छोड़ करके किसी दूसरी संस्था को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हम अपनी बात को प्रखरता के साथ में हमेशा कह पाएंगे? तो ये लगा कि नहीं, एक छोटा अखबार हो, भले ही ब्लैक एंड वाइट हो, भले ही वो कागज़ के ऊपर टाइप होकर के निकलता हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसमें जनता की आवाज़ को बहुत मजबूती से उठाया जा सके। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके मैंने जब इस्तीफ़ा दिया, तो भी कुलिस जी के लिए बहुत आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा कि चलाना मुश्किल होगा। मैंने कहा फिर आ जाऊंगा, और उनके बहुत पैर छू करके और याचना करके मैंने वहाँ से छोड़ा और अपना अखबार शुरू किया। वहीं से शुरुआत हुई महानगर, वहीं से महानगर की शुरुआत हुई। लेकिन जर्नलिज्म की बात करें, महानगर टाइम्स की शुरुआत की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में आपकी रुचि रही है। अगर हम शहीदों की बात करें, शहीद के परिवारों को मदद पहुंचाने से लेकर उनको सम्मान देने तक बहुत काम किया आपने। किस तरह की ये कोशिश रही है? देखिए, महानगर टाइम्स की स्थापना के साथ ही यह कोशिश हुई कि एक पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, पॉजिटिवनेस राजनेताओं में भी होनी चाहिए। तो महानगर टाइम्स का लोकार्पण ही ऐसा कार्यक्रम था जिसमें भैरव सिंह जी शेखावत और श्री अशोक गहलोत जी दोनों एक साथ एक मंच पर आकर बोले। इसी तरह से भैरव सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन लोकार्पण करने वाले पीए संगमा कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष थे। तो इस पॉजिटिविटी की भावना के साथ में समाचार पत्र शुरू हुआ। फिर हुआ कि जब हम राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले कारगिल युद्ध जब हुआ 99 के अंदर, तो राजस्थान से 71 शहीद हुए। तो मन में ये विचार आया कि क्या ये संभव है कि दिल्ली के सभी केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं,
राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, सैनिक कल्याण मंत्री, ये सभी मंच पर हों और राजस्थान के सबसे बड़े कमेंटेटर जसदेव सिंह उसका संचालन कर रहे हों और सभी 71 परिवार वहाँ पर उनका सम्मान किया जाए और उनको जनता की तरफ से कुछ उनकी समर्पण निधि दी जाए, तो सभी को 50-50 हज़ार रुपए की एफडीआर दी गई और उसमें एक रिक्शे वाले के 2 रुपए तक शामिल थे। तो 71 परिवारों को उस समय 50-50 हज़ार रुपए की एफडीआर देना और इन सभी नेताओं की उपस्थिति, तो यह एक संजोग की बात थी कि और उस समय अनेक परिवार थे, दर्जनों की संख्या में, जिनकी महिलाएं जब आई, उनकी वीर विधवाएं आई, उनकी गोद में 1-1 महीने के 2-2 महीने के बच्चे थे। मतलब बहुत भावुक पल थे वो। जसवंत सिंह जी और अशोक गहलोत जी आमने सामने चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन जसवंत सिंह जी रक्षा मंत्री के रूप में उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित थे। तो इस तरह के भाव हमेशा रहे कि हम कैसे देश से जुड़े हुए लोग, हमारे जयपुर के प्रमुख गुणीजन लोग, हमारे जयपुर के परंपराओं को, राजस्थान के यश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मतलब जैसे महाराणा प्रताप हैं, तो महाराणा प्रताप की वही भूमिका है राजस्थान के लिए जो छत्रपति शिवाजी की महाराष्ट्र के लिए है, लेकिन क्या महाराणा प्रताप का नाम लेने पर वही भाव आते हैं जो महाराष्ट्र के व्यक्ति में आते हैं? तो क्यों नहीं होना चाहिए? ये मन के अंदर भाव रहा कि अगर कोई नेता ईमानदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का है या कम्युनिस्ट का है या किस जाति का है, ये विषय नहीं होना चाहिए। और इसलिए ये कार्यक्रम जो है सभी को जोड़ने का भी काम करता रहा है, परिवारों को, ना सिर्फ फिर चाहे पॉलिटिशियन हो, फिर चाहे किसी भी तरह के लोग हो, अलग अलग तरह के, लेकिन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उन्हें जोड़ने का काम किया है। गोपाल जी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल भी हैं जो आपसे कर रहे हैं और चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है शख्सियत में। हमारे साथ गोपाल शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। एज ए जर्नलिस्ट तो हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा भी इवेंट्स आपने किए, लेकिन एज एन ऑथर भी हम आपको समझना ज़रूर चाहेंगे। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आपने लिखी हैं, फिर चलो कश्मीर हो या बड़नगर से बनारस तक, ये कैसे विचार आया कि अपनी भावनाओं को किताबों के जरिए भी लोगों तक पहुँचाना? इसमें भावनाएं नहीं कहा जाना चाहिए इसको, मूलतः बात यह है कि जो मैंने रिपोर्टिंग की जी। तो जैसे 6 दिसंबर 1992 की घटना या 1990 के अंदर कार सेवकों पर जो गोलीकांड हुआ उसकी घटना, वो सब आंखों से देखी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 6 दिसंबर के अंदर, 6 दिसंबर के दिन बाबरी ढांचे का ध्वंस हुआ, उसके एक एक क्षण को जर्नलिस्ट के रूप में सिर्फ मैंने देखा। इन किताबों में हकीकत है, जो हुआ हकीकत है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। जैसे एकता यात्रा में लाल चौक तक गए तो मैंने वहाँ पर एकता यात्रियों की मृत्यु होते हुए भी देखा। कर्फ्यू के अंदर मोदी जी के भाषण को भी सुना, जिसमें उन्होंने पहली बार 56 इंच के सीने की बात कही। तो उन सब अवसरों को देखने के कारण ऐसा लगा कि इसको स्थायी रूप से लोगों के बीच में रहना चाहिए, तो लिखा जाना चाहिए। जैसे गांधी जी के जयपुर से कभी भी संबंध नहीं होने की बात की जाती थी। मैंने पुराने रिकॉर्ड देखे तो पता चला कि जयपुर के ऊपर 20 आर्टिकल गांधी जी लिख चुके हैं। 4 साल तक वो जयपुर के संपर्क में थे। जयपुर शहर में उनका दौरा हुआ, स्टेशन से होकर के वो निकले, और जबकि यहाँ किसी को नहीं पता था। बड़े पुराने अपने जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, हीरालाल जी शास्त्री और मोहनलाल जी सुखाड़िया तक, वो ये कहते थे कि गांधी जी कभी यहाँ नहीं आए। तो जब तथ्य मिले, डायरियों के अंदर उल्लेख मिले, खुद गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को पत्र में लिखा कि मुझे जयपुर कैसा लगा। तो यह इतनी बड़ी बात थी कि लगा कि नहीं, ये पुस्तक का विषय है। तो अभी भी कुछ ऐसे विषय चल रहे हैं जो लगातार लिखने पढ़ने का काम चलता रहता है। तो वह लेखन है, पत्रकारिता से ही जुड़ा हुआ है, यथार्थ से जुड़ा हुआ है। जो कुछ देखने में आया, जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पास में, उसके आधार पर काम चलता रहता है।
जर्नलिज्म की हम बात करते हैं, इसके भी अलग अलग दौर है और बदलाव हमेशा देखने को मिलता है। अब अगर 4 दशक पहले जब आपने शुरुआत की थी और आज के वक्त की अगर हम पत्रकारिता को देखें, अब इसे आप देखते कैसे? दोनों एस्पेक्ट समझना चाहेंगे, क्या बदलाव आपको नजर आता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव? बदलाव ऐसा ही है जैसे खान पान के अंदर बदलाव आया है कि उस समय पिज़्ज़ा लोग खरीद के नहीं खाते थे, तो पिज़्ज़ा देखने में भी सुंदर है, खाने में भी बच्चों को और सबको अच्छा लगता है, उसके अपने नुकसान हैं वो अलग हैं। तो इस तरह से आधुनिकता का प्रवेश होना ये तो स्वागत योग्य हमेशा ही रहा है, लेकिन आधुनिकता का मतलब अराजकता नहीं है और गहराई के बिना पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता का मतलब गहराई में जाना तब भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। और गहराई में जाएंगे तो उसके साथ में ईमानदारी जुड़ी हुई है। जहाँ पर ईमानदारी जुड़ी हुई है वहाँ पर भाव जुड़ा हुआ है, जहाँ भाव है वहाँ भावना है, वहाँ श्रद्धा है, वहाँ सम्मान है, वहाँ समर्पण है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं जो आपस में जोड़ती है। पत्रकारिता चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया हो, इन सब का उद्देश्य सच को सामने लाना है। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए आप क्या कहेंगे? फिर हम अगर पॉलिटिकली बात करें या फिर इकोनॉमिकली बात करें। देखिए, जनता के अंदर एक खुशी होनी चाहिए। एक खुश व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वैसे ही एक खुश देश कुछ भी कर सकता है। जैसे हम सुबह तैयार होते हैं, हमको लगता है कि हम अच्छी तरह से तैयार हैं, तो कोई भी हमारे सामने समस्या आएगी उसका मुकाबला कर सकते हैं। और हम यही सोच करके उठें कि आज तो हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर कोई अच्छा काम भी होगा तो हम उससे बदलने की कोशिश करेंगे। देश खुशनुमा स्थिति में है, विश्व का सबसे नौजवान देश होने वाला है और बड़े देशों में सबसे नौजवान देश है। स्किल की हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारी सेना के अंदर जिस तरह की राष्ट्रीयता की भावना है उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। दुनिया के अंदर कोई बड़े से बड़ा संस्थान, एप्पल से लेकर के नासा तक और ट्विटर से लेकर के फेसबुक तक, सब में भारतीयों की धाक है। इंग्लैंड जैसे देश का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का व्यक्ति है जो गणेश जी अपनी टेबल पर रखते हैं। तो इससे ज़्यादा किसी देश के उत्थान की और क्या स्थिति हो सकती है? आज हमारे देश के चैनल्स को किसी भी स्तर के ऊपर देखा जाए तो उनका जो प्रेजेंटेशन है, हमारे एंकर्स की जो तत्परता है, जो उनके शब्दों की शुद्धता है, वो किसी भी देश से कम नहीं पड़ती है, बल्कि निष्पक्षता के मामले में उन सब से आगे है। जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो कई देशों के चैनल्स कोई किसी का पक्ष लेने में, कोई किसी का पक्ष लेने में लगे हुए थे, लेकिन हमारे सभी लोग एक्चुअल जो वहाँ की स्थिति है उसका वर्णन करने में लगे। लेकिन ये देश के बाहर की बात हुई, लेकिन आज जैसे मीडिया को लेकर आपने बात भी की, बदलाव भी ज़रूरी है, स्वागत योग्य भी है, स्वागत भी किया जा रहा है, लेकिन मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज कहीं पर गोदी मीडिया बोला जाता है, कहीं पर बोलते हैं कि आप पक्षपात कर रहे हो, आप हकीकत नहीं दिखा रहे हो। तो जो इस तरह के सवाल उठते हैं मीडिया को लेकर, उसे आप क्या कहेंगे? मीडिया तो कैमरा है, कैमरा जो दिखा रहा है मीडिया वही दिखा रहा है। देखिए, कोई मोदी मीडिया कहेगा तो दूसरा गोदी मीडिया कहेगा। गोदी और मोदी से अलग भी सारा देश है। मतलब यह तो निश्चित ही है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सेना के बल पर नहीं है, किसी सैन्य बल के ऊपर, मतलब किसी भी ताकत से नहीं है, सिर्फ जनता के वोटों के आधार के ऊपर हैं। जिन वोटों के आधार पर कभी इंदिरा गांधी थी, कभी अटल बिहारी वाजपेयी थे, कभी जवाहरलाल नेहरू थे। तो अब अगर कोई उसको गोदी मीडिया कहे, कोई मोदी मीडिया कहे, तो कहने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन जो हम कह रहे हैं उसके प्रति क्या हम खुद आश्वस्त हैं? क्या अगर हम उसके प्रति आश्वस्त नहीं हैं तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें अक्षरों को इधर उधर करने में क्या दिक्कत आती है? लेकिन कभी यह देखने में नहीं आया कि किसी के भी पक्ष का मीडिया हो, किसी के साथ अन्याय होता है तो सब एकजुट आवाज में खड़े हो जाते हैं। अब एक अहम सवाल ज़रूर है राजस्थान को लेकर कि हम जब कई बार देखते हैं केंद्र राज्य सरकार में टकराव होते रहते हैं, बहुत सारे सवाल जवाब सब। और प्रदेश की राजनीति की बात करें तो एक लंबा वक्त तो आपने भी देखा है, अलग अलग मुख्यमंत्रियों को बनते, सरकारों को चलते, गिरते, संभलते, विकास करते प्रदेश का। लेकिन मौजूदा राजस्थान की स्थिति की बात करें, सियासत गर्म है, कैसे सब कुछ सामान्य होगा? कैसे आप देखते हैं सरकार के कामकाज को? देखिए, राजनीति इतनी ज़्यादा हावी हो गई है जिसका कोई अर्थ नहीं है। एक बार चौधरी देवीलाल ने कहा था कि नेता
कभी भी पार्टी नहीं बना सकती। नेता तो जनता ही बनाती है। जैसे पहले होता था कि सुखाड़िया जी भैरव सिंह जी मिलते थे या भैरव सिंह जी अशोक जी मिलते थे, तो उनमें आपस में एक सम्मान नजर आता था। और अगर एक पार्टी में रहते हुए एक दूसरे का सम्मान नहीं करें तो ये हम पार्टी का विषय नहीं है, ये हम जनता को प्रभावित कर रहे हैं, हम परिवारों को प्रभावित कर रहे हैं, हम पीढ़ी को प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं तुम भी अपने समाज में ऐसा ही करो। इनडायरेक्टली हम समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं। सरकार किसकी रहेगी ये तो विधायक तय करेंगे, चुनाव आएगा तो जनता तय करेगी, लेकिन शब्दावली और विरोध ये राजस्थान की संस्कृति कभी भी नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है। पत्रकारों का प्रेम, आपस की सहभागिता, राजनेताओं के उनके संबंध, यह जो मर्यादा है यह कैसे टूट रही है, यह बाहर का असर है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, हम गोपाल शर्मा जी को क्या कभी राजनेता के तौर पर देखेंगे? क्या कभी विधानसभा में वो नजर आएंगे? एक नई पारी की शुरुआत राजनीतिज्ञ के तौर पर। देखिए ये भगवान की इच्छा की बात है, भगवान की कृपा की बात है। अपनी जो भूमिका है वो वही है जो पत्रकार बनने से पहले थी, कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, पत्रकारिता के अंदर आए तो पत्रकारों को एकजुट करने की कोशिश की और यह कोशिश की कि एक दूसरे के काम आए। जैसे अभी 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ, वो भारत के इतिहास में 75 सालों में जनता की तरफ से होने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें 60 क्रांतिकारी परिवार थे, 1.5 लाख लोग थे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहली बार प्रोटोकॉल तोड़ करके एक कार में उस कार्यक्रम के अंदर आए। तो मेरा जो सोच है वो सोच कहाँ का है? वो सोच है परिवार की परंपरा का, बड़े लोगों से सुना हुआ, और हमारे भारत की संस्कृति का, कि हमारे जीवन के क्षणों को जितना सार्थक हो सके उतना किया जाए। तो वो जिस भूमिका में जैसे भी मौका मिलेगा, यानी मौका मिलता है अगर इस भूमिका को निभाने का, तो गोपाल शर्मा जी उसके लिए तैयार हैं। वो मतलब पत्रकारिता जैसा ही काम है, मूल समाज है, मूल व्यक्ति है, मूल व्यक्ति के प्रति सदा सहता है। अगर हम अपने जीवन में ईमानदार हैं, अगर हम आंख सामने करके ये कह सकते हैं कि हमने अपने जीवन में बेईमानी का एक नया पैसा अपने हाथ पर नहीं रखा है, हमने अपने जीवन में किसी को शत्रु नहीं बनाया है, हमने असत्य नहीं बोला है, तो हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, अगर झाड़ू लगाने का भी काम मिलेगा तो उस बारीकी से करेंगे ना कि वहाँ एक भी मिट्टी का कण नहीं रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया गोपाल शर्मा जी इस बातचीत के लिए, क्योंकि इतने सारे मुद्दे, इतने सारे, शायद इस पर विराम लगाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वक्त शायद इजाज़त नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। नहीं श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत विद्वता और अच्छी तरह से सारे विषयों को रखा है, और फर्स्ट इंडिया के प्रति। और एक वाक्य ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडिया के लिए मैं विशेषतः जो इसकी शुरुआत के बाद में आभारी हूँ, वो हूँ कश्मीर के अंदर पहला कार्यक्रम जो आम जनता का किया, वो फर्स्ट इंडिया ने किया और देश में लीड ली। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया सर। तो चलिए, शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।